अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। ये जो पतला है जिसका वजन कम है, नॉर्मल इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो हेल्दी है उसकी स्पीड कम होगी। उसके पीछे मैंने लगा दिया एक कुत्ता, ऑटोमेटिक उसकी स्पीड इसके कंपैरिजन फास्ट हो जाएगी। सारे फैक्टर जो 5 फैक्टर लिखे, ये सब का सब डिपेंड कर रहा होता है इफ्यूजन पे और डिफ्यूजन के अंदर। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इस चीज को आपने समझने की कोशिश करना है कि आया कैसे, इस वाले को मैंने इस पे कैसे लिख दिया। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन और टाइम के दरमियान जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। आप यूं लिखते हैं 1 डिवाइड बाई TA। रेट ऑफ डिफ्यूजन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक अपना जनरल फॉर्मूला भी हो गया और ये उसका यूनिट हो गया यहाँ पर। तो ये आपका मुकम्मल जो इंटरमीडिएट तक के जितने भी पास पेपर के सवाल आया आज तक 40 सालों के अंदर, वो इसी रिलेशन के अंदर से बनकर आते हैं 7। तो ये तो इक्वल आया नहीं यहाँ पर, ये वाला इक्वल आया। कब इक्वल आया? जब अपने रूट लिया तो साइंटिस्ट ने मजीद बहुत सारे तरीके से काम किया, उसके बाद जो सही रिजल्ट आया उसने हमें रूट के मुताबिक अपने स्टेटमेंट को देकर आगे बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान पे रखे। आज हम ग्राम्स लॉ के स्टेटमेंट में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिफ्यूजन और इफ्यूजन को हमने डिटेल में देखा था। डिफ्यूजन के अंदर गैस का फैलना होता है स्पॉन्टेनियसली, इंटरमिक्स विद होमोजेनियस, पूरी चीजें वहां डिटेल में मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो वीडियो देखोगे तो उसके बाद ही इस वीडियो को देखने में आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। इफ्यूजन का मतलब यही होता है कि किसी होल से गैस का निकलना। अब यहाँ पर दोनों वर्ड दोबारा नजर आएगा, डिफ्यूजन का भी दोबारा आपको वर्ड मिलेगा और इफ्यूजन। लेकिन इससे पहले, क्योंकि डिफ्यूजन और डिफ्यूजन तो प्रोसेस है, गैसेस का फैलना डिफ्यूजन, किसी होल से गैस का निकलना इफ्यूजन। अब इसके साथ एक वर्ड और ऐड होगा, रेट ऑफ, और यहां पर भी रेट ऑफ, क्योंकि इसके स्टेटमेंट के अंदर आपको रेट का वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा, रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन और इफ्यूजन अभी चीजें हम इसको यहाँ पे समझेंगे पूरा डिटेल के क्या है। सबसे पहले तो डिफ्यूजन इफ्यूजन प्रोसेस है, प्रीवियस वीडियो में हमने देख ली थी। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है? ये रेट असल में स्पीड के लिए कहा जाता है, किस चीज का भागना, दौड़ना। आप रेट के बजाय स्पीड का वर्ड भी कहीं कहीं पर होता है कि स्पीड ऑफ डिफ्यूजन या तो स्पीड ऑफ इफ्यूजन, कि गैस किस स्पीड से फैल रहा है या तो गैस किस स्पीड से होल से बाहर निकल रहा है। तो आपको नॉर्मली बहुत ही कम जगह कहीं पर स्पीड लिखा हुआ मिलेगा, अदरवाइज यही रेट का वर्ड लिखा हुआ मिलता है। रेट का अगर आसान से अल्फाज में हम कहें तो यही होगा भाई, भागना गैस के मॉलिक्यूल का, दौड़ना, ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल किस स्पीड से दौड़ रहे हैं। इसके अलावा चलना, कि गैस के मॉलिक्यूल जो चल रहे हैं किस स्पीड से चल रहे हैं। तो ये सारे वर्ड रेट के अंदर ही आ रहे होते हैं हमारे पास, क्योंकि हर गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन होता है वो एक जैसा नहीं होता है। इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन होगा, डायरेक्टली या इनवर्सली। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने बात की थी, मोलर मास से इसको कंपेयर करके पता चल जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इसके स्टेटमेंट में भी ये वर्ड लिखा हुआ मिलता है। अब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। अच्छा, जाते जाते इसके साथ एक और चीज मैं आपको बताते हुए जाऊं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन, ये स्टेटमेंट जो ग्राम्स लॉ दोनों के लिए, डिफ्यूजन और डिफ्यूजन के लिए जो वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाए कि 100% किसके लिए वैलिड है, तो इफ्यूजन के लिए तो स्टेटमेंट 100% वैलिड है, लेकिन डिफ्यूजन के लिए 100% ये वैलिड नहीं है। लेकिन अभी हम इसके बारे में पूरी बात नहीं करेंगे, ये तो किसी और वीडियो में जब मौका मिले, क्योंकि कोर्स के अंदर भी नहीं है कि डिफ्यूजन के अंदर ये चीज 100% क्यों नहीं वैलिड होता है। ग्राम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है डिफ्यूजन के अंदर तो 100% एप्लीकेबल है, कोर्स के अंदर नहीं है। कोर्स के अंदर ये स्टेटमेंट दोनों के लिए लिख दिया है। ये अपर लेवल, एडवांस लेवल, जब यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह में जाते हो, ग्रेजुएशन वगैरह लेवल पे, तो वहां पर बताया जाता है कि डिफ्यूजन के लिए कहां पर जाकर इसमें कोई इश्यू आता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि वहां पर ये वैलिड नहीं है स्टेटमेंट मुकम्मल तौर पर डिफ्यूजन के लिए। तो अब हम पहले इसको समझना चाहते हैं कि स्टेटमेंट में ये कह क्या रहा है। अब इस स्टेटमेंट को समझने से पहले आप बताओ मुझे देख करके क्या जवाब आपके दिमाग में आ रहा है। देखिए, एक ये दो कोना है, एक कोना यहां पर और एक कोना यहां पर है। यहां पर मैंने रखा है हाइड्रोजन को, ठीक है, और यहां पे मैंने रखा है ऑक्सीजन को। अब ये दोनों चलना शुरू होगा, हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में चलेगा और ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहां तो पीछे जगह नहीं है। ये इस तरफ बढ़ना शुरू करेगा, ये ऑक्सीजन इस तरफ। अगर मैं पूछूं कि ये बताएं ये दोनों किस पॉइंट में जाकर एक दूसरे के साथ मिलेगा, पहला पॉइंट, तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में यही आता है कि ये दोनों दरमियान में जाकर, ऑक्सीजन यहां से चलेगा, हाइड्रोजन यहां से चलेगा। जब मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूं तो उसका जवाब यही आता है कि दरमियान में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये बल्कि इसको यूं लिख देता हूं कि H2 एंड
O2। ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों आपस में मिलेगा, लेकिन आपका जवाब 100% दुरुस्त नहीं है, दरमियान में ये नहीं मिलेगा। अब इसको समझने के लिए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक गली का कोना है, ठीक है, गली है, गली का कोना है, यहां पर एक बंदा है, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम मेरा हमेशा से खराब है, ये रहा एक बंदा यहां पर है, ये बंदा इस तरफ चलना शुरू किया, चले भी चलाते हैं, दूसरा बंदा यहां पर है, ये है भाई दूसरा बंदा। हाँ भाई, क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में? एक स्लिम सा पतला सा है और एक थोड़ा मोटा भैंस की तरह है। दोनों एक दूसरे को देखा, कोई एक ऐसा इवेंट है जिसमें ये लोग गले मिलना चाह रहे, तो ये बंदा यहां से चलना शुरू किया, ये बंदा यहां से चलना शुरू किया, दोनों चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा पॉइंट है जहां ये लोग गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो अब अगर आप लोग सोचोगे दरमियान में, तो आप जवाब गलत है। जाहिर सी बात है कि जो पतला है, जिसका वजन कम है, नॉर्मल इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जो हेल्दी है उसकी स्पीड कम होगी, वो आराम आराम से मूव करेगा, ये ज्यादा तेजी मूव करेगा। यानी कि ये वाला पॉइंट अगर कुछ अपने अंदाजे में लिया जाए तो ये पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिक्स हो जाएगा। जब ये चलेगा इसकी भी कोई स्पीड होगी, वो चलेगा उसकी भी कोई स्पीड होगी, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा होगी, वजन ये रीजन ये है कि इसका मास कम है, उसकी स्पीड कम होगी, रीजन ये है कि मास ज्यादा है। जो हेल्दी होता है उसको चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो चलने से पहले सोचता है, बाज़ औक़ात कभी कभार उसको तीसरे फ्लोर में अगर लैडर के थ्रू जाना पड़े, लिफ्ट खराब है, तो उसको बड़ा टेंशन होता है। स्लिम वाला बंदा तो दौड़ते हुए चल जाता है। तो मास से, अच्छा ये तो यहां पर हो गया, मास की वजह से क्लियर हो गया। ऊपर भी अगर मैं आपसे, अगर मैंने आपने दरमियान वाला डायरेक्शन बताया, मैंने कहा था ये लोकेशन गलत है, यहां पर भी रीजन है मास। अगर मैं मास की बात करूं तो मान लो इस बंदे का जो वजन था वो 60 kg था और इस बंदे का जो वजन था वो था कुछ 90 kg, ये मास और इसका भी कोई ना कोई मास। अगर इन दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, मोर स्पीड या मोर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी लेस स्पीड, इसकी वेलोसिटी कम है। यानी अगर देखा जाए मास इंक्रीज हो गया, मास बढ़ा तो ऑटोमेटिक स्पीड हमारे पास कम हो जा रहा है, इनवर्स रिलेशन है। ये देखिए, ये इंक्रीज हुआ तो स्पीड हमारे पास मोर के बजाय क्या हुआ, ये लेस हुआ। देखा जाए तो इनवर्स रिलेशन की तरफ जा रहा है। यहां पर ऊपर भी अगर हम चेक करें, हाइड्रोजन का मोलर मास अगर मैं आपसे कहूं निकालो, तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम। ऑक्सीजन का अगर मैं कहूं निकालो मोलर मास, तो इसका मोलर मास होगा 2 ग्राम और उसका होता है ऑक्सीजन का 16, ये हो जाएगा 32 ग्राम। अगर मैं आपसे इसी लिहाज को देखते हुए, इसी चीज को देखते हुए अगर ऊपर पूछा जाए कि किसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की, तो हाइड्रोजन की स्पीड ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की स्पीड कम होनी चाहिए। इसकी स्पीड होगी लेस, ये होगा लेस स्पीड, ठीक है, और इसकी स्पीड नहीं, सॉरी, इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए ना, ये होगा मोर स्पीड, या तो स्पीड के बजाय हम रेट का वर्ड यूज कर सकते हैं, इसका रेट ज्यादा होगा, ये ज्यादा तेजी में भागेगा और उसकी स्पीड लेस स्पीड, या तो रेट का वर्ड यहां पर भी कह सकते हो। इनवर्स रिलेशन हो गया यहां पर, मास पहले 2 था और वहां पर 32 है, जब 2 है तो स्पीड ज्यादा है, जब मास बढ़ा तो स्पीड कम हो गया, इनके दरमियान जो रिलेशन निकल कर आया वो इनवर्स रिलेशन निकल कर आया। तो आप यूं लिख सकते हो रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, अच्छा डिफ्यूजन का हो या इफ्यूजन का हो कोई मसला नहीं है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यही लिख देता हूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां लिखना था मुझे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 डिवाइड बाई मोलर मास। अब इसको रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन हर बार इस वर्ड को नहीं लिखा जाता, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है, हम आर लिख देते इस पूरे के बजाय। यहां पे इनवर्स रिलेशन हो गया और यहां पे 1 डिवाइड बाई मोलर मास है, चलो इसको भी पूरा लिख देते हैं मोलर मास, ठीक है। और जब आप इसको शॉर्ट में लिख रहे हो, रेट ऑफ डिफ्यूजन को आर बना दिए, स्मॉल आर, बड़ा आर नहीं बनाइएगा, और मोलर मास को हमने लिख दिया कैपिटल एम के नाम से। तो इन दोनों के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन एक और चीज कि डायरेक्ट आप कैपिटल एम नहीं लिखते हो, जब साइंटिस्ट ने इस पर वर्किंग वगैरह किया
तो इसके अंदर अंडर रूट भी आया। अंडर रूट क्यों आया, कैसे आया, अगर अंडर रूट नहीं लगाता तो क्या एरर होता है, ये वीडियो के एंड में जाकर पता चलेगा जब हम इसको कंपैरिजन करेंगे दो गैस के दरमियान। तो अंडर रूट लगाना लाजमी है। साइंटिस्ट ने जब काम किया होगा तो डायरेक्ट एम पर भी किया, उसने इस पर भी काम किया होगा कि आर और 1/m पर भी काम किया, फिर उसने आर 1/³ रूट लगाकर भी काम किया होगा। अलग अलग तरीके से उसने काम किया होगा। जहां पे जो सही रिजल्ट होता है वही वाला किताब के अंदर ऐड किया जाता है। तो आपने स्क्वायर रूट लगाना लाजमी है, इसलिए आपको स्टेटमेंट के अंदर यही लिखा होगा, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। अब एक वर्ड और नजर आ रहा है कि या तो आप मोलर मास लेकर काम करो या तो डेंसिटी लेकर काम करो। तो डेंसिटी में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वाली वीडियो को दोबारा, इस वाली चीज को हम दोबारा देखते हैं कि ये इसकी स्पीड होगी ज्यादा और उसकी स्पीड कम होगी। रीजन ये है कि मोलर मास, दोनों के मास में डिफरेंस, उसका मास ज्यादा, इसका मास कम। अब इसके अंदर एक चीज और देखते हुए जाओ, इन केस अगर मैंने उसके पीछे लगा दिया, ये भी नॉर्मल चलते हुए आ रहा है, इसके पीछे भी कोई नहीं है, उसके पीछे भी कोई नहीं है, दोनों नॉर्मल स्पीड से चल रहा है। अब मैंने इसके अंदर सिचुएशन चेंज कर दिया, उसके पीछे मैंने लगा दिया एक कुत्ता। अब आप सोचिए क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिक उसकी स्पीड इसके कंपैरिजन फास्ट हो जाएगी, वो भागना शुरू कर देगा। तो आपने उसके पीछे अगर कुत्ता छोड़ा है तो फिर इसके पीछे भी वही वाला कुत्ता छोड़ो ताकि ये भी तेज भागना शुरू कर दे। फिर जब दोनों का स्पीड बढ़ेगा तो फिर यही पॉइंट होगा, यहां पर मिलेगा। अगर आपने इसके पीछे कुत्ता नहीं छोड़ा, उसके पीछे कुत्ता छोड़ दिया, तो फिर उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, वो फिर हो सकता है ज्यादा आगे बढ़ जाए, कम आगे बढ़े। तो दोनों के लिए, दोनों गैस के लिए आपने दोनों कंडीशन, जो कंडीशन वगैरह है ना, वो एक जैसा रखना है, सेम रखना है यहां पर। तो यहां पर भी आपको लिखा रहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। आपने इस पूरे सिचुएशन के अंदर दोनों के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को आपने सेम रखना है वहां पर। अगर आपने यहां टेम्परेचर बढ़ा दिया, सॉरी यहां पे टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिक इसकी स्पीड बढ़ जाती है। टेम्परेचर का कहानी कुछ यूं होता है, टेम्परेचर इज, पढ़ा भी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू हाफ mv²। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस चीज का ख्याल रखना है, दोनों तरफ टेम्परेचर और प्रेशर को आपने एक जैसा रखना है, क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो नजर आ रहा है ना, ये क्या क्या चीज पे डिपेंड कर सकता है, यहां पे लिख देता हूं। प्रेशर पे डिपेंड कर सकता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। प्रेशर बढ़ाइएगा कम करिएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन में चेंज हो जाएगा। एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे, टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन में चेंजिंग आ जाएगा। तीसरे में एरिया वगैरह भी आता है, एरिया कहो या वॉल्यूम कहो, ये क्योंकि एरिया और वॉल्यूम इसी सब मिलता हुआ आता है कि वी होता है और फिर वी के अंदर ही आता है A×L होता है। तो एरिया और वॉल्यूम दोनों लिखा जा सकता है, इन दोनों के भी चेंज करने से हमारे पास चेंजिंग आ जाता है रेट ऑफ डिफ्यूजन पे। इसके अलावा m मोलर मास को चेंज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन के अंदर चेंजिंग आ जाएगा। इसके अलावा अभी डेंसिटी भी एक है, डेंसिटी के भी चेंज करने से, बढ़ाने या कम करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन के अंदर रद्दोबदल हो सकता है। तो ये तमाम फैक्टर है, डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन या तो इफ्यूजन। ये सारे फैक्टर, जो 5 फैक्टर लिखे, ये सब का सब डिपेंड कर रहा होता है इफ्यूजन पे और डिफ्यूजन के अंदर। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इन 5 को याद रखना है। फिलहाल अभी जो केस हम पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने ये प्रेशर, टेम्परेचर, इन लोगों को कांस्टेंट रखना है। ये वही वाला केस है, दूसरा केस चेंज करने वाला इंटर लेवल पे पढ़ाया नहीं जाता, वो किसी और लेवल पे आपको यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह के अंदर होता है, लेकिन कम से कम ये फैक्टर आपके एमसीक्यूज वगैरह में जरूर पूछ लिया जाता है। अब आते हैं डेंसिटी की तरफ, क्योंकि एक ही वर्ड रह गया, सब कुछ तो हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। अब ये डेंसिटी से इसका क्या ताल्लुक है? सिचुएशन कुछ यूं है कि मोलर मास जो है ना, ये आया है 1849 में, साइंटिस्ट ने चेंज किया था। जो डेंसिटी की जो बात की जाती है ना, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, पहले मोलर मास के लिए था ही नहीं। 1831 में ये सिर्फ डेंसिटी के लिए रखा गया था
स्टेटमेंट यहां तक होता था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर द रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। 1831 ये वाला वर्ड था ही नहीं, जो अभी हमने सारा मुझे मोलर मास में बात की। मोलर मास 17 ईयर बाद ऐड किया गया इसके स्टेटमेंट के अंदर मोलर मास को। अब मोलर मास और डेंसिटी बहुत ज्यादा ये चीजें जो लिखनी नीचे का लिखना है तो लिख लो, हटा देता हूं वरना इसको। देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कुछ यूं होता है, ऊपर छोटा एम भी हम लिख देते हैं अगर फिजिक्स वगैरह में पढ़ रहे हैं, एम अपॉन वी। फिलहाल यहाँ पर हम ऊपर छोटा एम नहीं लिखेंगे क्योंकि सारा बात हम जो करेंगे ना मोलर मास में करेंगे, तो छोटे एम के बजाय मैं लिख देता हूँ कैपिटल एम और डिवाइड बाई वी। अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो डेंसिटी और मोलर मास के दरमियान, क्योंकि दोनों नॉमिनेटर में है ना, तो इन दोनों के दरमियान मैं यूं लिख सकता हूं D इज इक्वल टू एम, या तो और करके यूं लिख सकता हूं भाई कि D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास। अगर किसी गैस का मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी उसका ऑटोमेटिक बढ़ रहा होता है। और अगर इन दोनों के दरमियान चेक किया जाए वॉल्यूम से तो D इज इक्वल टू 1/V होना चाहिए, क्योंकि इस m को हटा दे अगर यहां से हम, तो इनके दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो इनवर्स रिलेशन बनेगा। और आसानी के लिए मैं अगर इसको मैं यूं कर दूं कि भाई D इज इक्वल टू m अलग कर दूं और 1/V अलग कर दूं। अगर कहीं पे लिखा हुआ 2/3 किसी ने यूं लिख दिया तो हम उसको थोड़ी बोलेंगे तुमने गलत लिख दिया, लिखने का अंदाज है। तो डेंसिटी और इसके दरमियान डायरेक्टली, क्योंकि दोनों ऊपर है तो डायरेक्टली रिलेशन हो गया, और अगर इस वाले से चेक करेंगे तो इनवर्स रिलेशन हो गया यहाँ पर। और इसको लिखना चाहे तो यूं लिख सकता हूँ D इनवर्स रिलेशन 1/V। फिलहाल उसका काम नहीं है, हमें इस वाली चीज का काम है, यानी कि डेंसिटी बढ़ेगा तो मोलर मास बढ़ेगा, तो मोलर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन है m इज इक्वल टू D। तो हम इस स्टेटमेंट को ना यूं भी लिखा जा सकता है, सेम चीज रहेगा पूरा, यहां पर मोलर मास के बजाय यहां पर आप ऐड कर सकते हो डेंसिटी के वर्ड को। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी। और अगर इसी को शॉर्ट में लिखे हम तो R और डायरेक्ट इनवर्सली रिलेशन 1/, बड़ा M के बजाय यहां पर आप लोग लिख सकते हो डेंसिटी। तो ये स्टेटमेंट आपका आ गया यहाँ पर, जो इसके अंदर लिखा हुआ रहता है डेंसिटी का वर्ड। दोनों में से एक ही चीज चल रहा होता है, लेकिन याद रखिएगा डेंसिटी वाला ही असल है, क्योंकि डेंसिटी ना हमें वैसे भी याद नहीं होता। अगर मैं पूछ लूं आपसे, अचानक से पूछ लूं बताओ नाइट्रोजन का डेंसिटी कितना होता है, बोलोगे सर नाइट्रोजन का डेंसिटी नहीं याद है। नाइट्रोजन का मोलर मास पूछूं तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि नाइट्रोजन का 14 होता है, नाइट्रोजन 2 टाइम होता है, तो 14 और 14 28 होगा, निकल गया यहाँ पर। किसी भी गैस का, हाइड्रोजन का अगर मैं आपसे पूछ लूं कि डेंसिटी क्या, आपको नहीं याद होगा, मोलर मास पूछूंगा तो आप बता दोगे सर 2 होता है। तो काम करते वक्त आप मोलर मास ही ज्यादातर चल रहा होता है। डेंसिटी अगर होगा तो पेपर में आपको लिख कर देता, किसी सवाल के लिए पूछना होगा तो डेंसिटी के हवाले से कोई सवाल होगा तो वो सवाल के अंदर लाजमी गिवन होता है। और मोलर मास होता तो कभी गिवन नहीं होता, सिर्फ सवाल में कोई गैस का नाम दे देता है, आप उस गैस से मोलर मास निकाल सकते हो। खैर वो तो जब न्यूमेरिकल आएगा इसका डेरिवेशन के बाद, तो वहां उस सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो ये तो हो गया स्टेटमेंट वगैरह। अब हम आते हैं इसके पूरे डेरिवेशन की तरफ, एक्सप्लेनेशन की तरफ, कि साइंटिस्ट ने ये दोनों चीज तो बनाकर दे दिया हमें, इन दोनों के बेस में पूरा डेरिवेशन वगैरह हमारे बुक के अंदर रखा हुआ है। डेरिवेशन का आगाज जो करेंगे हम इस जगह से करेंगे, और पढ़ने के लिए हम कोई भी 2 गैस लेंगे। अब सचमुच में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं लेंगे, हम 2 गैस जो लेते हैं, एक को A चॉइस करेंगे, एक को B चॉइस करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग 1 और 2 लेकर भी पूरा डेरिवेशन कर देते हैं। अगर आपके कई नोट्स है वहां पे 1 2 लेकर किया हुआ तो वो भी ठीक है। फिलहाल मैं आपको 1 2 लेकर नहीं करवाऊंगा, मैं AB लेकर करवाऊंगा। तो ये चीजें जो लिखनी है यहाँ पे लिख लीजिए, उसके बाद आपको मैं डेरिवेशन स्टार्ट करवाता हूँ। अच्छा भाई, एक्सप्लेनेशन का हो या डेरिवेशन, किसी भी नाम से आगे आपका सवाल एक्सीड कर जाता, पेपर में यही कह सकता है स्टेटमेंट कहेगा तो सिर्फ यहीं तक करिएगा। अगर वो एक्सप्लेनेशन कहेगा या डेरिवेशन कहेगा तो आगे इसको आपने एक्सटेंड करना है। तो एक्सप्लेनेशन भी कहता है, बाज़ औक़ात डेरिवेशन के नाम से भी दे सकता है, और बाज़ औक़ात मैथमेटिकल। ठीक है, इन सब नाम से वो डिपेंड करता है पेपर में क्या आपसे पूछे, ये सब आपको फिर खुद ही याद रखना पड़ेगा। अब इसको पढ़ने के लिए हम 2 गैस कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक A है और एक गैस B है। ठीक है, दोनों का गैस का दोनों का मोलर मास अलग अलग है, डेंसिटी अलग है, और दोनों के जाहिर सी बात है जब डेंसिटी या मोलर मास अलग है तो दोनों के अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग होगा। डेंसिटी और रेट ऑफ डिफ्यूजन के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो पहले दोनों गैस के लिए अलग अलग लिखते हैं। एक पहले लिखते हैं हम 4 गैस A,
ठीक है, सारी चीजें आप जब नोट्स लीजिएगा तो उसके अंदर तरीके से किया हुआ, कंसिडर टू गैसेज ए एंड बी, सारी चीजें उसके अंदर आपको लिखी हुई मिलेंगी। जब गैस ए के लिए बात करिएगा तो ये वाला अच्छा, पहले हम डेंसिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई डी। आर कौन से गैस के लिए काम कर रहे हैं? ए के लिए, तो इसके नीचे भी छोटा सा ए लिख दीजिए और इसके नीचे भी छोटा सा ए लिख दीजिए। प्रोपोर्शन हटाइएगा तो कांस्टेंट आएगा, के लिख दिया, 1 डिवाइड बाई डी ए। अब ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो इसके अच्छा, इसके नीचे भी आपने ए लिख देना है, आर ए इज इक्वल टू के, ये डिवाइड को यूं भी लिख सकते हैं और यहां पर डी ए। ठीक है, अच्छा ये ए को छोटा ही बनाना है, डेंसिटी ऑफ गैस ए। ठीक है, अब ये मोलर मास के लिए डेरिवेशन नहीं कर रहे, आगे जाके हम इसको मोलर मास में भी कन्वर्ट कर देंगे। अब हम काम करेंगे फॉर गैस बी के लिए। गैस बी के लिए करेंगे तो उसका भी इनवर्स रिलेशन होगा, उसका भी यही लिखेंगे, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 डिवाइड बाई डी। जब गैस बी के लिए बात कर रहे हैं तो यहां पे भी बी और यहां पर भी बी। आर बी इज इक्वल टू के 1 डिवाइड बाई डी बी। आर बी इज इक्वल टू के को के से मल्टीप्लाई किया और इसके नीचे आ जाएगा डी और बी। ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। दोनों गैस के अंदर कंपेयर करवाना है तो कंपैरिजन करवाने के लिए मैथमेटिकली एक सिंबल बहुत ज़्यादा यूज होता है, प्रोपोर्शन इस तरह का 2 डॉट डला रहता है, यानी ये आपके पास रेशू के नाम से होता है, इसकी मदद से भी हमें पता चल जाता है ए रेशू बी या कोई भी हो, दो एक रेशू से पहले एक टर्म होता है, एक रेशू के बाद होता है। ये रेशू असल में क्या होता है? डिवाइड ही होता है, हम इसको यूं भी लिखते हैं, ये रहा ए डिवाइड बाई बी लिख दीजिए। जब इसी को हटाते रेशू में बन जाता है, डिवाइड लगा हुआ, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं ए डिवाइड बाई बी, यानी कि रेशू का हो ये डिवाइड कुछ लगभग एक ही चीज है। तो दो चीजों को कंपेयर करवाने के लिए हम डिवाइड कर सकते हैं, इन दोनों गैस के ना जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है डिवाइड करवाएंगे तो इससे कंपैरिजन पता चल जाएगा कि किस गैस का स्पीड तेज है किसके कंपैरिजन, और किस गैस का जो स्पीड है उसके दूसरे वाले गैस के कंपैरिजन, वो फॉर्मूला पूरा ड्राइव होकर निकल कर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 ये रहा, आर ए को मतलब आप डिवाइड करवाएंगे आर बी से। आर ए की वैल्यू क्या है? तो यहां लिख दीजिए के और यहां पर डी ए। ठीक है, और यहां पर के और बराबर में यहां पर रूट में डी और बी। सबसे पहले तो के और के कैंसिल हो जाएगा, तो ये के गया इस वाले के से, अब रिमेनिंग यहां रह जाएगा आर ए और आर बी। यहां कौन रह जाएगा? 1 डिवाइड बाई डी ए, और यहां से के कट चुका है, 1 रह गया है, नीचे रह गया है डी और बी। आर ए और आर बी। अब इसको जिस तरीके से लिखना वो आपको समझना थोड़ी मुश्किल होता है, उसको मैं रफ वर्क में भी करवाऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे, हाय ये क्या हो गया। होना यह है कि इस डीबी को अब मैं ऊपर लिख दूंगा और इस डीए को नीचे कर दिया। ये आपका एक डेरिवेशन हो गया रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी के दरमियान। अब कुछ बच्चे यहां परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे हो गया, तो इसको मैं आपको रफ वर्क में करवाता हूं, इसको आपने पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, इस चीज को आपने समझने की कोशिश करना है कि आया कैसे, इस वाले को मैंने इस पे कैसे लिख दिया। कुछ बच्चे समझ गए होंगे जिसका मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस डीबी को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बहुत सारी ऑडियंस ऐसी जो वीडियो देख रही है जिनको ये चीज समझ में नहीं आया होगा, उनके आंख बाहर आ गए होंगे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। तो इसको समझना है आपने। इसको मैं उस तरफ लिख रहा हूं, इसको मैं डिवाइड में इसको यूं लिख सकता हूं, 1 डिवाइड बाई डी ए। ठीक है, और ये उसके नीचे है। ठीक है, ये वाला जो टर्म है इसके नीचे और एक बड़ा सा डिवाइड है। इस डिवाइड के बदले ना, ये वाला जो डिवाइड, इसके बदले मैं ये सिंबल लिख दूं तो कोई गुनाह तो नहीं है। ये वाला चीज यहां लिख दिया, इसके बजाय मैंने यहां सिंबल लिख दिया और इसको इसके बराबर में लिख देता हूं। पहले ये नीचे लिखा हुआ था, जब डिवाइड का सिंबल के बजाय ये डाल दिया तो ये वाला चीज पूरा यहां पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई डी बी। इसको वैसे ही रहने दीजिए, 1 डिवाइड बाई डी ए। डिवाइड को जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते, ये रूल है
जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते ही ऊपर नीचे हो जाता है, 1 नीचे आ जाएगा और डी भी ऊपर चल जाएगा। ये सब आपको 5, 6, 7 क्लास में करवाया जाता है। इस तरह से ये 1 जाएगा नीचे और ऊपर जाएगा ये डी और बी। डी बी 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा डी बी, और डी ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा डी ए। तो यही वाला काम जो मैंने यहाँ से इसको डायरेक्ट इस पे कन्वर्ट किया था, जो मैंने आपसे कहा कि इस डी बी को ऊपर ले जाकर इससे मल्टीप्लाई करना था। आपको पेपर में डायरेक्टली करना है, यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने वही काम किया। देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। ये वाले कुछ चीज़ को हमने लिया था ना, इसी चीज़ को भी मैंने यहाँ पे लिया था और इसको पूरा सॉल्व किया। सॉल्व करने पे यही वाला आंसर आ गया। तो आपने पेपर में डायरेक्ट इस वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि काम आपको करने की जरूरत नहीं, नेगेटिव मार्किंग में आएगा। ये बहुत बच्चों जैसी होती है, इस डिवाइड वगैरह को करके करना ये मुनासिब नहीं होता है। तो ये आपका अभी एक हिस्सा इसका मुकम्मल हुआ है, डेंसिटी वाला। अभी डेरिवेशन मुकम्मल नहीं हुआ। आप ये नहीं सोचिएगा कि हाँ डेरिवेशन हो गया मुकम्मल, अब काम खत्म हो गया। अभी इसको मोलर मास में भी आपने कन्वर्ट करना है। अभी आपने सिर्फ डेंसिटी के बेस में काम किया है, तो वो साइड मुझे रफ करना है। पहले आपको जो लिखना है लिख लीजिए। इसका नाम दे दीजिए आप लोग 1, 2 दिया है, इसका फिलहाल हम दे देते हैं इक्वेशन ए, क्योंकि मेन एक्सप्रेशन है। न्यूमेरिकल में यही वाला एक्सप्रेशन काम आता है, ये वाला भी काम का नहीं है, न्यूमेरिकल में ये भी काम नहीं आता। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है मोलर मास के बेस में। नाउ D इज इक्वल टू M अपॉन V। ठीक है, ये वाला हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये हम जानते हैं DA और DB। ऊपर होगा MA और MB। देन आप आगे इसमें मजीद लिख सकते हो कि बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ है, BCA, बिकॉज D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर मास के। और इसके अलावा वॉल्यूम कहाँ चला गया, वॉल्यूम भी मौजूद था, तो आप लिख दोगे यहाँ पे सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट सो इट विल बी कैंसिल। अब थोड़ा सा बच्चे इसमें परेशान हो रहे हैं, क्या चीज़ है, कहाँ से ये आ गई, अचानक से डेंसिटी लिखा और ये सारा चीज़ कहाँ से आया है। तो इसको आपको समझना होगा, आपको ऑटोमेटिक फिर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वॉल्यूम कहाँ से कैंसिल होगी, ये सारी चीज़ें क्या हुई है यहाँ पर। तो ये चीज़ हमें हटाना पड़ेगा। अच्छा, हमने कुछ यूँ लिखा वहाँ पर कि D इज इक्वल टू M अपॉन V। ये तो जनरल हो गया। अब हम अगर अलग अलग गैस के लिए बनाएंगे, गैस ए के लिए बनाएंगे, तो यहाँ पे DA हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा DB हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा MA, यहाँ हो जाएगा MB, यहाँ हो जाएगा VA और VB नहीं होना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम को हमने इक्वल लेकर चलना है कि दोनों के अंदर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट है, इसलिए A और B करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे हमने कंपेयर किया, डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी दोनों के डेंसिटी कंपेयर करने के लिए डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ DA होगा और यहाँ पर DB होगा, इज इक्वल टू ऊपर आएगा MA। इसके बजाय मैं ये वाला V लिख देता हूँ और ये डिनोमिनेटर में, और इधर यहाँ पर MB डिवाइड बाई V। V से V कैंसिल हुआ, तो DA DB इज इक्वल टू MA और MB। तो यही चीज़ तो वहाँ मैंने लिखा था, ये रहा कि DA और डिवाइड बाई DB इज इक्वल टू MA और MB। तो ये आपको इसी तरह से होता है, इसका रिलेशन यही होता है, डेंसिटी जो बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल M के होता है। ये रहा, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख दो या इसको यूं लिख दो, D इज इक्वल टू M लिख दो। ये चीज़ हमने पहले भी देखा था स्टार्टअप में जब पढ़ा, तो डेंसिटी बराबर होता मास अपॉन वॉल्यूम के। तो डेंसिटी और मोलर मास के दरमियान जो रिलेशन होता है D इज इक्वल टू M का होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने इसके ज़रिए भी निकाला है, D इज इक्वल टू M। जब A के लिए बात करेंगे तो यहाँ A आएगा, यहाँ A आएगा। जब B के लिए बात करेंगे यहाँ B आएगा, यहाँ B आएगा। अच्छा, इस डेंसिटी को निकालने का एक और तरीका है, गैस के अंदर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, ये डेंसिटी के लिए जब जनरल गैस इक्वेशन पढ़ा था, ऊपर होता PM, नीचे होता R और T। यहाँ से भी D और M ना डायरेक्ट रिलेशन में आ सकता है। कैसे आएगा भाई, ये प्रेशर R और T स्टेटमेंट, R तो कांस्टेंट होता है, स्टार्टअप में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वहाँ पे हमने कहा था टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखना है, इसके अलावा हमने कहा था प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना है। तो अगर मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन देखूँ, ये दोनों सारा चीज़ तो खत्म हो गया, हटा दो कांस्टेंट होने की वजह से। यहाँ से भी हम कह सकते हैं D इज इक्वल टू M, यहाँ से भी डायरेक्ट रिलेशन, यही चीज़ यहाँ पर लिखा है। इसको एक और अंदाज में आप देख सकते हो, एक फॉर्मूला हो सकता है आप ज़्यादा नहीं सुने हो, एक और होता है कि भाई मोलर मास
मोलर मास बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाई वेपर डेंसिटी। ठीक है, हो सकता है आप ये नाम इतना ना सुने हो। डेंसिटी का मतलब यही डी, मोलर मास का मतलब एम हुआ। तो एम और डी के दरमियान यहां से भी घूम फिर कर डायरेक्ट रिलेशन आ गया। तो कई सारे तरीकों से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी साबित कर सकते हैं डेंसिटी और मोलर मास के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है। फिलहाल आपने ये काम भी नहीं करना, जो नहीं करना ये सिर्फ समझाने के लिए था। इसको मैं हटा देता हूं, आप लिखना चाहो तो दोबारा बैक करके लिख लो, इसका भी कोई काम नहीं है। ये सारी चीजें भी आपके किसी काम के लिए, सिर्फ मुझे आपको बताना था कि ये वाला टर्म किस तरह से आ रहा है। ये डेंसिटी दोनों ऊपर है तो उसका मतलब ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में, तो ये साबित करना था किस तरह से आया। पेपर में आपने इतना मेहनत करके सब नहीं करना है। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, इक्वेशन ए को अब आप अलग अंदाज में लिख सकते हैं। आप यहां लिख सकते हो, नाउ इक्वेशन ए कैन बी रिटर्न एज। इक्वेशन ए को आप कैसे लिख सकते हो भाई, इक्वेशन ए कहां लिखा हुआ, ये रहा। यहां मैं इक्वेशन ए जो आप यूं लिख सकते हो, आर ए, इसको तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं, और आर बी इज इक्वल टू, ऊपर डी बी के बजाय, क्योंकि डी बी किसके बराबर है, एम बी के, तो आप इस जगह में एम बी भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, कोई नहीं रोकेगा। और नीचे क्या मौजूद था इक्वेशन ए में, ए मौजूद था, उसके बजाय डी ए किसके बराबर है, एम ए के, तो आप यहां पर एम ए लिख सकते हो। ये आपका एक और एक्सप्रेशन बन गया, इसको आप कह सकते हो इक्वेशन बी। वो इक्वेशन ए था और ये इक्वेशन बी था। ये सब आपको अभी काम आएगा जब अगली वीडियोस न्यूमेरिकल के लिए चलना स्टार्ट होगी। अभी भी डेरिवेशन मुकम्मल नहीं हुआ है। अब हम इसको टाइम के लिहाज से कलेक्ट करके उसको कनेक्ट करेंगे कि टाइम का क्या कहानी होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन में और टाइम के दरमियान। अच्छा, ये सब तो हमारे अभी काम के नहीं है, हटा देता हूँ यहाँ से। सिर्फ एक चीज काम का है, इक्वेशन ए, तो ये सारी चीजें हटानी चाहिए मुझे। अच्छा, इक्वेशन ए को हम यहाँ लिख देते हैं आर ए और आर बी, और इस तरफ इज इक्वल टू यहाँ पे डी बी और यहाँ पर डी ए। अब आते हैं इस तरफ के मोलर, अच्छा इसके नीचे मुझे क्या लिखना था, ए लिखना था, गलती से मैंने बी लिख दिया, यहाँ पर ए लिखना था। टाइम के लिहाज से अब आपने बात करनी है तो यहाँ लिखिएगा अकॉर्डिंग टू टाइम, कि टाइम की वजह से इसके अंदर क्या होगा, इनके दरमियान क्या रिलेशन है। पहले फोर गैस ए के लिए देख लेते। फोर गैस ए, आर और प्रोपोर्शन ए, गैस ए के लिए बात कर रहे हैं तो ए। अब डायरेक्ट रिलेशन होगा या इनवर्स रिलेशन होगा, ये आपने सोचना है। देखिए, अगर इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि ये टाइम कम लेगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन का ज्यादा का मतलब है कि अगर इसके अंदर इस गैस में स्पीड ज्यादा है तो ज्यादा तेजी मूव करेगा, ऑटोमेटिक इसकी स्पीड ज्यादा होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, रेट ज्यादा होगी, तो टाइम कम लगेगा। जैसे मैं कहीं पर चल रहा हूं, अगर मेरी रफ्तार मुझे घर पहुंचना है, अगर मेरी रफ्तार बहुत ज्यादा हुआ तो घर कम टाइम पर पहुंचूंगा, रफ्तार बढ़ गया तो मेरे लिए टाइम कम लगेगा पहुंचने में। इनवर्स रिलेशन बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन और टाइम के दरमियान जो रिलेशन होता है वो इनवर्स होता है। आप यूं लिखते हैं 1 डिवाइड बाई टी ए, आर ए इज इक्वल टू के 1 डिवाइड बाई टी ए। आर ए और यहाँ पे के को ऊपर भेज दीजिए और डिवाइड बाई टी ए। ये हो गया इसका पहला इक्वेशन का हिस्सा। अगर गैस बी के लिए बात करिएगा तो आर बी इज इक्वल टू के 1 डिवाइड बाई, सॉरी पहले प्रोपोर्शन से ही काम करते हैं, प्रोपोर्शन 1 डिवाइड बाई टी बी। आर बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी बी। आर बी, अच्छा यहाँ प्रोपोर्शन हटाया तो एक कांस्टेंट आया, इज इक्वल टू ऊपर के आएगा और नीचे होगा टी बी। यहाँ पर भी आर ए को आर बी से डिवाइड करिए। यहाँ पर नाउ आर ए, या नाउ डिवाइडिंग आर ए विथ आर बी। आर ए और आर बी इज इक्वल टू, आर ए की जो वैल्यू है के के साथ टी ए आ गया और यहाँ पर के के साथ हो जाएगा टी बी। के से के तो कट गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया। आर ए आर बी ऊपर रह जाएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई टी ए और 1 डिवाइड बाई टी बी। आर ए आर बी, अभी वही वाला काम जो पहले भी किया था,
कि डिनोमिनेटर के नीचे ये मौजूद है, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जिसका रफ वर्क बताया था वहाँ पे यहाँ पर आपका मोलर मास वगैरह मौजूद था रूट में डेंसिटी के हिसाब से। डेंसिटी वाला तो अभी पीछे ही कर आए, ये वाला जो डेरिवेशन आया था इक्वेशन ए, तो इसको ऊपर भेज दीजिए, ये टी बी हो गया और नीचे आ जाएगा हमारे पास टी ए। तो ये फाइनली नहीं, एक और डेरिवेशन हिस्सा मुकम्मल हो गया। 3 रिलेशन निकल कर आ गया। एक रिलेशन ये रहा जिसको हमने इक्वेशन ए कहा था, एक रिलेशन ये रहा जिसको हमने इक्वेशन बी कहा था, एक रिलेशन ये रहा जिसको हम इक्वेशन सी भी कह देते हैं, क्योंकि अभी सारे इक्वेशन को आपने एक जगह मिला के न्यूमेरिकल में यूज करना है। अब हम एक और चीज रहता है इसके अंदर जिसमें हमने यूनिट भी पता चल जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का यूनिट असल में होता क्या है। अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन का यूनिट निकालना है तो उसको कैसे निकाला जाए, जैसे एक बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है उसकी वेलोसिटी मालूम करनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या तरीका होता है भाई, उसने कितना डिस्टेंस तय किया है वो ऊपर आता है, जो डिस्टेंस होता है वो मीटर में आता है, और जितना उसने टाइम टेकन लिया है उसको आप नीचे लिखते हो, और टाइम आता है ना, ऊपर डिस्टेंस होता है नीचे टाइम, बल्कि लिख देता हूँ, अगर कोई ऊपर होता है डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, नीचे आता है टाइम, तो ऊपर वेलोसिटी का यूनिट बनेगा डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, ये तो यूनिट हो गया। अगर मैं रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के लिए बात करूंगा गैस के लिए, तो अब उसका क्या होना चाहिए भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन का हो या तो इफ्यूजन का हो, DIFFUSIN डिफ्यूजन। इसका क्या होता है, देखिए एक गैस का मॉलिक्यूल, यानी कोई भी गैस का मॉलिक्यूल, अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्प्रे करता हूँ तो गैस का मॉलिक्यूल मैं आपसे पूछूं किस तरफ मूव करेगा, कैमरे की तरफ मूव करेगा, वो स्प्रे करने पर ये मेरे तरफ मूव करेगा, या लेफ्ट साइड में मूव करेगा या तो राइट साइड में मूव करेगा, या तो अब ऊपर साइड में मूव करेगा, नीचे साइड में, तो बोलोगे सर सभी तरफ खुशबू जाएगा। इसका मतलब वो 3 डायमेंशनल मूवमेंट करेगा। एक गैस का मॉलिक्यूल आपको नहीं पता कि वो एक्स एक्सिस में जाने वाला, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी कि हर तरफ से वो फैलना शुरू हो जाता है। जब वो गैस के मॉलिक्यूल सब तरफ से मूव करना शुरू कर जाते हैं तो हम वहां पर अब सिर्फ मीटर नहीं लिख सकते, वहां पे वॉल्यूम की बात आ जाती है, तो हम ऊपर लिखते हैं वॉल्यूम, ऊपर आएगा वॉल्यूम, क्योंकि 1 डायमेंशन में वो मूव नहीं करेगा, वो 3 डायमेंशन में मूव कर सकता है, और टाइम वो भी लेगा, तो टाइम ये हो गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन, अब वॉल्यूम का यूनिट क्या लेंगे, तो नॉर्मली यहाँ पर लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब, 3 डायमेंशनल है तो यही होगा, मीटर क्यूब भी हो सकता है, नॉर्मली आप केमिस्ट्री के अंदर ये या तो DM क्यूब या तो CM क्यूब लेकर चला रहे होते हैं। फिलहाल इस टॉपिक के अंदर CM क्यूब को ही ज्यादा हमें देखने मिलता है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम का यूनिट यहाँ पर भी होगा सेकेंड, तो ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का यूनिट निकल कर आ गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि MCQs वगैरह में कभी कभार इससे भी पूछ लिया जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन का एक अपना जनरल फॉर्मूला भी हो गया और ये उसका यूनिट हो गया यहाँ पर। अब इस जनरल फॉर्मूले से ना एक और रिलेशन हम बना लेंगे, 3 तो हम बना के बैठे हुए, एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा, एक और रिलेशन मैं आपको करवाता हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन के बजाय हम यहाँ लिखेंगे R लिख दिया इज इक्वल टू, वॉल्यूम के बजाय हमने लिख दिया V, टाइम के बजाय हमने लिख दिया यहाँ पर T। अब 2 ऐसे गैसेस के लिए बात करते हैं जिसका वॉल्यूम मान लेते हैं कि सेम नहीं, दोनों का अपना अलग अलग वॉल्यूम के अंदर उसको रिलीज किया जा रहा है। तो जब हम इसको अलग अलग गैस के लिए बात करेंगे तो एक गैस के लिए हो जाएगा RA, और यहाँ पर भी हो जाएगा VA, और यहाँ पर हो जाएगा TA, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हमने एक जैसा नहीं लिया, इसकी तरह के सर पहले आपने वॉल्यूम सेम कर दिया था वहाँ पर, यहाँ पर वॉल्यूम हमने सेम नहीं लिया, अलग ही लेकर काम किया। ये गैस A के लिए किया है और गैस B के लिए करेंगे तो RB हो जाएगा, यहाँ VB हो जाएगा और यहाँ पर TB हो जाएगा। हमेशा की तरह कंपेयर करने के लिए यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे, जैसे यहाँ पर किया था, फिर वहाँ पर डेंसिटी के लिए किया था, तो कंपेरिजन के लिए RA और नीचे आएगा RB, ऊपर क्या आ जाएगा VA और TA, इसको यूं लिख देंगे, और नीचे वाले में हो जाएगा यहाँ पर VB और TB। RB की वैल्यू ये रही और RA की वैल्यू ये, इसको ऊपर लिख दिया, तो ये एक और रिलेशन बन गया हमारा, इसका हमने इक्वेशन दे दिया D। तो 4 रिलेशन निकल कर आ गया, इंटर तक के लिए काफी होता है। वैसे पेपर में यहाँ तक भी आप लिखो तो काम चल जाता, मेरे नोट्स के अंदर यहीं तक का है, इनफ होता। आप पेपर में जब ये सवालात आते हैं 4 नंबर 5 नंबर के लिए, तो आप यहाँ तक करके इसको छोड़ सकते हो। अब ये 4 रिलेशन बन गए, इन चारों को हमने अब मर्ज करना है, एक जगह मिला के लिखना, ताकि न्यूमेरिकल में हो जाए आसानी आपको। तो आप इसको किस तरह से मर्ज करके लिख सकते हो, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही 1 था ना, सॉरी इक्वेशन A यही था, इसको हमने इक्वेशन A लेकर चला था यहाँ से, ठीक है, ये हुआ था इक्वेशन A। तो सबसे पहले इक्वेशन A कुछ यूं बना था कि RA और RB इज इक्वल टू, ऊपर आया था DB और नीचे आया था DA। फिर उसके बाद
हमने आर ए आर बी इसके बराबर भी था जब हमने दिया था, तो अभी वक्ती तौर पर इसको छुपा दो और इसको यूं लिख दो, यानी कि ये भी इसी के बराबर है आर ए आर बी, यानी कि यहाँ हो जाएगा एम बी और नीचे आ जाएगा एम ए। ठीक है, इसके अलावा और तीसरा रिलेशन ये बना था यहाँ पे आर ए आर बी किसके बराबर था, ऊपर आएगा टी बी और नीचे आएगा टी ए। इसके अलावा चौथा रिलेशन आर ए आर बी ये वाला टर्म इसके बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे हम वी ए और टी ए, नीचे आ जाएगा वी बी और टी बी। तो ये टोटल हमारे पास 5 रिलेशन यहाँ पर निकल कर आ गए हैं, यानी कि टोटल देखा जाए तो 5 है। पेपर में या तो कभी न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ इसमें 2 ही टर्म यूज करना होता है, वो वक्त और हालात आपको बताएंगे, सवाल पढ़ेंगे, डाटा मिलेगा, उस डाटा के मुताबिक कभी इन दोनों को यूज करना पड़ सकता है, कभी इसके साथ इसको यूज करना पड़ सकता, कभी इसके साथ इसको भी, ये सब अब एक दूसरे के बराबर हो गया। लाजमी नहीं कि हर बार न्यूमेरिकल के दौरान इसके साथ ही किसी को लिया जाए, आप सवाल पढ़ोगे हो सकता है कि इसको और इसको लेकर आपको न्यूमेरिकल बन रहा हो। तो ये आपका मुकम्मल जो इंटरमीडिएट तक के जितने भी पास पेपर के सवालात आया आज तक 40 सालों के अंदर, वो इसी रिलेशन के अंदर से बनकर आते हैं। रिलेशन और भी हो सकता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में आपको इससे बाहर से नहीं पूछता है। मैक्सिमम आपके एप्टीट्यूड लेवल, ई कैट, एम डी कैट वगैरह जितने जहां जहां के दुनिया भर के टेस्ट है इंटरमीडिएट लेवल में, वो सब इस रिलेशन से आपका मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा आपको और रिलेशन नहीं चाहिए। अब एक चीज रह गया था कि ये जो रूट वाली कहानी होती है ना, कि रूट क्या देकर अगर वो रूट नहीं लिया होता तो फिर क्या एरर हो सकता था, तो उस तरफ आते हैं हम। उसके ये जो लिखना है इसमें लिख लीजिए, और ये हम आने वाले 4 न्यूमेरिकल बनाएंगे, उसमें काम आएगा। ये देखिए जी, 2 ये हमारे पास कोई भी ट्यूब वगैरह है और 2 गैस हमने रिलीज किया, एक तरफ किया NH3 और एक तरफ किया हमने HCl। अब दोनों का मोलर मास अगर हम चेक करेंगे तो इसका मोलर मास नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3 मिलेगा, 1 होता 3 टाइम में 17 ग्राम हो गया इसका। इसको हम लिख सकते हैं M और नीचे लिख देंगे NH3। अब AB तो हम लिखेंगे नहीं, AB तो सिर्फ पढ़ने के लिए, तो रियल में तो कोई गैस होता है। वहां पर HCl का गैस है वो इस तरह से कि M और नीचे हमने लिख दिया HCl, इसका हो जाएगा 1 और ये दोनों को मिलाइएगा तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम। दोनों मूव करना शुरू करेगा। अब किसका रेट ज्यादा होगा, तो भाई इसका वजन कम है तो इसका रेट ज्यादा होगा, ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। उसका वजन ज्यादा है तो वो कम डिस्टेंस तय करेगा। इनवर्स रिलेशन होता है ये। तो इसको जब देखा जाता है तो जाहिर सी बात है दरमियान में नहीं मिलेगा। जब हम इसको डिस्टेंस देखते हैं तो ये कुछ करीब करीब तय करता है। जब स्केल वगैरह से हम इसको नापते हैं तो इसका डिस्टेंस आता है 59.5 सेंटीमीटर क्यूब। इतना ये डिस्टेंस यानी कि तय कर चुका, इतना वॉल्यूम यहाँ पर आ चुका होता है। और जब ये मूव करता है तो इसका जो वॉल्यूम होता है कुछ करीब करीब 40.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों का रेट निकल कर आ गया यहाँ पर। ये NH3 का निकल कर आ गया। ये भी लिख देता हूँ कि RA ये, और ये हमारे पास RB है। अब पता कैसे चलता है ये दोनों मिल गया, तो इन दोनों के मिलने के नतीजे में ना व्हाइट फ्यूम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम व्हाइट फ्यूम देखते हैं ना, कुछ इस जगह में देखते हैं, हमें भाई कैसे पता चलेगा यहीं पर मिल रहा है, तो जहां पर व्हाइट फ्यूम बन जाए, व्हाइट कलर के फ्यूम, जब इसको आप नेट वगैरह में सर्च करोगे तो इसका वीडियो वगैरह भी मिल जाता है आपको किस तरह से प्रैक्टिकल होते हुए। जब सचमुच में प्रैक्टिकल करोगे तो तब भी आपको व्हाइट फ्यूम मिल रहे होते हैं। अब करना क्या है कि 2 चीज को लेना है, एक इसको लेना है और एक इसको लेना है। इन दोनों रिलेशन को लेकर हम काम करें, क्योंकि डेंसिटी का कोई कहानी नहीं है। इन दोनों को लेते हैं हम यहाँ पे RA RB इज इक्वल टू, ऊपर आएगा MB और नीचे आएगा MA। दोनों की वैल्यू पुट कर दो। RA की वैल्यू कितनी है भाई 59.5, RB की वैल्यू कितनी है 40.5, MB की वैल्यू कितनी आ रही है, सॉरी MB है ना, गलत हो गई एक चीज ना, हमने AB, हमने तो गैस लेना था ना, यहाँ पर A था और यहाँ पर B था। तो सबसे पहले इसको बदल देते। ऊपर आपने ले लेना है NH3 और नीचे ले लेना है HCl। जब ऊपर A है तो A यहाँ नीचे, इस चीज का ख्याल रखिएगा। जब यहाँ NH3 है तो नीचे आ जाएगा अब यहाँ पर NH3 और ऊपर आ जाएगा HCl। अब इनके दरमियान वैल्यूज, RA की वैल्यू 59.5 और यहाँ पर भी A नहीं लिखना था, आपने इधर NH3 लिखना था और यहाँ पर HCl लिखना था। ठीक है, छोटा सा लिखना था, अभी मैंने बड़ा सा लिख दिया 59.5 और नीचे चेक करेंगे तो 40.5। HCl को जब हमने मोलर मास निकाला तो वो आया रूट के अंदर 36.5 और NH3 के लिए जब आपने निकाला मोलर मास तो इसका आया 17।
अब आप इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर में और इसको सॉल्व करो, दोनों का आंसर आपको ना इक्वल आएगा। इसका आंसर जो निकल कर आता है वो मेरे पास मौजूद भी है, 1.46 इज इक्वल टू 1.46, ये दोनों आ गया बराबर। अब बताना ये है कि अगर इन केस NH3 और यही चीज है RHCl, MHCl और MNH3, अगर वो इसके दरमियान ना, ये जो मैंने दोनों तरफ रूट लिया, अगर वो रूट नहीं लेता तो क्या ये चीज इक्वल आता? तो आप करके देख लेना इसको, 59.5 और यहाँ पे 40.5, इसकी वैल्यू अगर रूट के बगैर लोगे यहाँ पे 36.5 डिवाइड बाई 17, अगर आप इसको निकालोगे तो इसका आंसर तो आ जाएगा 1.46, लेकिन इसका आंसर आएगा 2.147। तो ये तो इक्वल आया नहीं यहाँ पर, ये वाला इक्वल आया। कब इक्वल आया? जब अपने रूट लिया। तो साइंटिस्ट ने मजीद बहुत सारे तरीके से काम किया, उसके बाद जो सही रिजल्ट आया उसने हमें रूट के मुताबिक अपने स्टेटमेंट को देकर आगे बढ़ाया। तो ये आपका यहाँ तक का जो डेरिवेशन था, एक्सप्लेनेशन था, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारा मैंने आपके पास निकाल कर रख दिया है, हर कुछ आपको बता दिया है। अब हम आते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल वगैरह की तरफ, जो कि अगली वीडियोस में है। कुछ गैसेस के कंपैरिजन के लिए वीडियोस होती, वो न्यूमेरिकल वगैरह मौजूद है, जो आपके पास पेपर में भी आता रहता है, इवन कि वो MCQs में भी आता रहता है, एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर। तो अगली वीडियो कुछ इसी सब के लिए होगी, 4 न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे। तो 4 वीडियो होगी, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।